नमस्कार विद्यार्थियों, आज टैक्सोनॉमी की अगली कड़ी लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में फाइलम पोरीफेरस के डिटेल्स आपको बताए थे, पोरीफेरा के कैरेक्टर्स डिस्कस किए थे। उन्हीं पॉइंट्स के साथ, जिन पॉइंट्स के साथ प्रोटोजोअन्स की बात हुई थी, हैबिटेट, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, एनाटॉमिकल हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टर्स, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, इन सब पॉइंट्स के साथ ये डिस्कशन हमने कंप्लीट किया प्रोटोजोअन्स का, पोरीफेरस का। आज उसी कड़ी में नेक्स्ट फाइलम सीलेंट्रेट्स की बात करेंगे। सीलेंट्रेट्स के जनरल कैरेक्टर्स की बात करेंगे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लेंगे, कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की उस ग्रुप की बात होगी। तो आज एक नए फाइलम की चर्चा शुरू कर रहे हैं, फाइलम सीलेंट्रेटा की, निडेरियंस जिन्हें कहा जाता है। आइए चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, फाइलम सीलेंट्रेटा या निडेरियंस की। चलिए शुरू करते हैं फाइलम सीलेंट्रेटा या इसे निडेरिया भी कहा जाता है। इस ग्रुप के डिटेल्स, इस फाइलम सीलेंट्रेटा का जो नामकरण है वो ल्यूकर्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है। द नेम फाइलम सीलेंट्रेटा वाज क्रिएटेड बाय ल्यूकर्ट। अब इनके जनरल कैरेक्टर्स को देख लें। जनरल कैरेक्टर्स वैसे ही, सबसे पहले हैबिट एंड हैबिटेट की बात देखें। नेचुरली, जैसा वहाँ भी बताया था कि इनके ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं, ऑलमोस्ट फ्री लिविंग ग्रुप है, तो ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं स्वतंत्र जीवी हैं, फ्री लिविंग हैं, और ये सभी के सभी एक्वेटिक कंडीशन, जल में पाए जाते हैं। और इस एक्वेटिक कंडीशन में वही कंडीशन है जो पोरीफेरस में है। इनमें भी ज़्यादातर मैरीन वाटर में है और कुछ इसके फ्यू फ्रेश वाटर कंडीशन में है, जिनमें एक वेल नोन एग्जाम्पल है हाइड्रा का, जिसके डिटेल्स खूब पढ़े जाते हैं, वो भी फ्रेश वाटर है। तो ये फ्री लिविंग ग्रुप है। और कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन की एक टाइप है, कमेंसलिज्म शो करते हैं। वन इज़ बेनिफिटेड, अदर इज़ नॉट हार्म, ऐसा एसोसिएशन के कुछ मेंबर्स शो करते हैं। ये इनकी हैबिटेट की बात है। इनमें कुछ के लिए लिखा जाता है सेसाइल और मोटाइल, यानी कुछ अपनी जगह पर फिक्स्ड हैं और कुछ में मोटिलिटी होती है। कुछ ऐसे भी रूप हैं जिसमें एक ही जीवन में दो फॉर्म्स पाए जाते हैं, एक फॉर्म फिक्स्ड है, दूसरा फॉर्म उसका मोटाइल है। तो इनमें सेसाइल और मोटाइल दोनों कंडीशन मिलती है। दूसरी कैरेक्टर की बात अगर की जाए, सेकंड कैरेक्टर की, तो इसमें ध्यान रखिए जनरल बॉडी प्लान है। तो यहाँ पर हम देखेंगे टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो गया और यहीं से इसीलिए लिखा जाता है बिगिनिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल डिवीज़न ऑफ लेबर। श्रम का विभाजन जिसको कहा जाए वो यहाँ से शुरू हो जाता है। प्रिमिटिव टाइप का फिजियोलॉजिकल डिवीज़न ऑफ लेबर, इट इज़ प्रेजेंट इन व्हाट? सीलेंट्रेट्स। अगली खास बात, इसमें स्पेसिफिक सिमेट्री की बात आप बताई थी, इसीलिए कहा जाता है दे शोज व्हाट? रेडियल सिमेट्री। इसके ज़्यादातर जो जीव हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, इसीलिए इनको रेडिएटा में रखा गया है। तो अगर रेडियल सिमेट्री वाले एनिमल्स पूछे जाते हैं तो दे विल बी सीलेंट्रेट्स। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स दे शोज व्हाट? रेडियल सिमेट्री। ज़्यादातर ये रेडियल सिमेट्री शो करता है। अगला मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, वायु संरचना का स्ट्रक्चर। खास बात कि दे शोज टू लाइफ फॉर्म्स। टू लाइफ फॉर्म अगर है तो इसको लिखा जा सकता है डाइमॉर्फिज्म, या इनके जीवन में दो रूप पाए जाते हैं। वन इज कॉल्ड पॉलिप, एक फॉर्म पॉलिप कहलाता है और ये ट्यूबुलर होता है, एंड अदर इज कॉल्ड मेडुसा
और मेडुसॉइड फॉर्म। तो पॉलिप एंड मेडुसॉइड फॉर्म ये दो रूप हैं। मॉडिसॉइड फॉर्म यूजुअली इट इज़ सर्कुलर, ये गोल होता है। तो डायमॉर्फिक इनकी नॉर्मल कंडीशन है। कई जीवों में डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। एक रूप पॉलिप होगा तो दूसरा रूप इसका मेडुसॉइड फॉर्म कहलाता है। इसी में एक ख़ास बात ये भी याद रखने की है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सम शोज पॉलीमॉर्फिज्म, बहुरूपता जिसे आप कहते हैं, एक ही जीवन में कई फॉर्म हो तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और फ्री लिविंग एनिमल में पॉलीमॉर्फिज्म, बेस्ट पॉलीमॉर्फिज्म अगर कहा जाए तो सीलेंट्रेट्स में पाई जाती है। इसलिए याद रखने की चीज़ है दे शोज़ व्हाट पॉलीमॉर्फिज्म। ये पॉलीमॉर्फिज्म यानी एक ही जीवन में एक से अधिक रूप हों, अलग अलग काम करें, वो पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पर पाई जाती है। तो इनमें दो लाइफ फॉर्म्स हैं, पॉलिप एंड मेडुसॉइड फॉर्म, एंड दे आल्सो शोज व्हाट पॉलीमॉर्फिज्म। अब आए इनके स्ट्रक्चरल डिटेल पर। इंटरनल डिटेल्स की बात अगर देखी जाए तो पहली बात ये है कि जो इनकी बॉडी वॉल है ये भी डिप्लोब्लास्टिक है, जिसमें आउटर लेयर एक्टोडर्म कहलाती है, इनर लेयर एंडोडर्म कहलाती है, जिसे गैस्ट्रोडर्म भी कहा जाता है, क्योंकि ये कैविटी को सराउंड करती है, लाइन करती है, इसको गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहते हैं। तो बॉडी वॉल डिप्लोब्लास्टिक है, आउटर एक्टोडर्मल, इनर एंडोडर्मल, गैस्ट्रोडर्मल लेयर पाई जाती है। और ये जो लेयर जिसकी बनी होती है मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ये पहला टिश्यू है जो पहली बार इस ग्रुप में डेवलप होता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट में यानी भ्रूणीय विकास के दौरान और जैव विकास इतिहास के दौरान जो सबसे पहला टिश्यू डेवलप हुआ है दैट इज़ एपिथेलियल टिश्यू। वो एपिथेलियम एपिथेलियल टिश्यू है। इन दोनों लेयर्स की ये ख़ास बात है कि इसमें डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है। और इन बिटवीन टू लेयर्स, इन दोनों परतों के बीच में नॉन सेलुलर, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि पोरिफेरस की बात करेंगे वो सेलुलर था, वहाँ उसे मीजेनकाइम कहा गया था, मीज़ोहाइल कहा गया था। यहाँ पर ये नॉन सेलुलर जेली लाइक मीज़ोग्लिया इज़ प्रेजेंट। इसको समझ सकते हैं आप कि दो लेयर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए ये जेली लाइक मटेरियल है। और जैसे दो ब्रेड अगर आप लें उसके बीच में बटर डाल दें तो अपने आप वो दोनों ब्रेड की जो ब्रेड है वो आसानी से चिपक जाती हैं। तो दोनों लेयर्स को कनेक्ट करने के लिए इसके बीच में जेली लाइक मटेरियल है। इट हैज़ नो सेल, इसीलिए इसको लिखा नॉन सेलुलर मीज़ोग्लिया इज़ प्रेजेंट। अब अगली ख़ास बात हिस्टोलॉजिकल सेल्स की, क्योंकि इनमें कुछ स्पेसिफिक सेल्स भी पाई जाती, यानी जो टिश्यूज़ हैं एपिथेलियल सेल्स ही हैं एंड दे आर मॉडिफाइड टू फॉर्म स्पेसिफिक, विशेष प्रकार की कोशिकाओं के रूप में पाया जाता है। ये एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है क्योंकि यहाँ टिश्यू लेवल की शुरुआत पहली बार हुई है एंड दैट टिश्यू इज़ एपिथेलियल टिश्यू। बट मॉडिफाइड जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनको याद रखने के लिए ध्यान रखिएगा कि इनमें जो मॉडिफाइड एपिथेलियम है उसमें एक तो मस्कुलर फाइब्रल्स मिलेंगे, तो एपिथेलियो या एंडोथेलियो मस्कुलर सेल्स इनको कह दिया गया। दूसरी खास बात, इनमें इंटरस्टिशियल सेल लिखी जाती, इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स लास्ट फाइलम में भी आपको बता दिया था कि ये बिल्कुल पोरीफेरस की आर्कियोसाइट्स के जैसी हैं, जिनको आपने टॉटिपोटेंट सेल्स कहा था। टॉटिपोटेंसी बता चुका हूँ, एबिलिटी टू फॉर्म अदर टाइप्स ऑफ सेल, तो वो कैरेक्टर यहाँ पर भी है। और वो सेल सिलेंट्रेट्स में इंटरस्टिशियल सेल कहलाती है, पोरीफेरस में वो आर्कियोसाइट्स कहलाती है।
ये दो एपिथेलियल सेल्स के बीच में पाई जाती। अगली मॉडिफाइड सेल की अगर हम बात करें, इसमें जो सबसे ख़ास बात, सबसे विशेष प्रकार की सेल हैं, दे आर कॉल्ड नीडोब्लास्ट सेल्स। ये तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट सेल है नीडोब्लास्ट सेल। और इस नीडोब्लास्ट सेल की ख़ास बात ये है कि ये सेल ऑफेंस, डिफेंस एंड अटैचमेंट, एंकोरेज भी उसे कहते हैं, यानी ये कोशिका सुरक्षा में, अपने बचाव में, अटैक करने में या सतह पर चिपकने में मदद करने वाली सेल्स हैं, जिनको हम नीडोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। दे आर फाउंड हियर। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, इसी से इसका नाम निडेरिया भी पड़ा हुआ है, क्योंकि मोस्ट स्पेशलाइज सेल्स हैं। इनके स्ट्रक्चर में थोड़े थोड़े से वेरिएशन हैं, 20 से 25 तरह की ये नीडोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं, क्योंकि इनके भीतर, इनसाइड दीज सेल्स, इन्हीं के अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मिलता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड नेमेटोसिस्ट। तो नेमेटोसिस्ट इज़ अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द नीडोब्लास्ट सेल। द सेल इज़ नीडोब्लास्ट, दिस इज़ द स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द नीडोब्लास्ट सेल। तो याद रखने की चीज़ है, क्वेश्चन भी आता है। नेमेटोसिस्ट इज़ अ स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सेल कॉल्ड नीडोब्लास्ट सेल। इनकी 20 से 25 टाइप्स हैं जो अलग अलग मेंबर्स में पाई जाती हैं। ये तीसरी इंपॉर्टेंट सेल है। इसके बाद इसमें पहली बार नर्व सेल्स डेवलप होती हैं, मगर ये सारी की सारी ज़्यादातर एपोलर या नॉन पोलर हैं, यानी इसमें साइटन तो मिलेगा नर्व सेल का, मगर इसमें एक्सन और डेंड्राइट्स ये नहीं पाए जाएंगे। तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्व सेल, प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन दैट बिगिंस फ्रॉम सिलेंट्रेट्स, उसकी शुरुआत यहाँ से होती है। सिस्टम के रूप में, डेवलप्ड सेल्स के रूप में अभी नर्वस सिस्टम की कोई प्रेजेंस नहीं है, बट इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सिंपल सेल कॉल्ड नर्व सेल। और ऐसी ही एक पांचवी सेल है, आई थिंक 1 2 3 4th, एंड पांचवी जो सेल है वो कहलाती है सेंसरी सेल। सेंसरी सेल, इट रिसीव्स स्टिमुलस, ये वाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने का काम करती है। तो ये मॉडिफाइड सेल्स हैं जो इनकी बॉडी वॉल में पाई जाती हैं। तो जो एपिथेलियम होगा, एक्टोडर्म, उसमें ये सेल्स मिलेंगी, एंडोडर्म, उसमें ये सेल्स मिलेंगी। और ये सेल्स मॉडिफाइड क्या हैं? दे आर मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स। तो ये इनके बॉडी वॉल का पूरा स्ट्रक्चरल डिटेल है। आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू, आप इसको समझ गए होंगे। अब इनके भीतर की बात देखी जाए, इनसाइड बॉडी, जब इनकी बॉडी को लॉन्गिट्यूडनली कट करेंगे तो हमको इनकी बॉडी में एक कैविटी मिलेगी, अ कैविटी कॉल्ड सीलेंटेरान, उसी से इसका नाम सीलेंट्रेटा पड़ा है, या इसको कहा जाता है गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रो और वैस्कुलर, गैस्ट्रो का मतलब इट इज़ फॉर डाइजेशन, यानी ये डाइजेशन में भी यूज़ होती है, एंड इट इज़ आल्सो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, इसीलिए इसको वैस्कुलर कहा, इसीलिए इसका नाम पड़ा गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी, ये प्रेजेंट होती है। तो अ कैविटी कॉल्ड सीलेंट्रान और गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी इज़ प्रेजेंट, ये पाई जाती है विथ सिंगल ओपनिंग, और इसमें एक ही ओपनिंग होती है, एंड दैट ओपनिंग इज़ कॉल्ड माउथ, और इस ओपनिंग को माउथ कहा जाता है। मीन्स इसमें सिर्फ सिंगल ओपनिंग है, इसी से फूड का इनटेक होता है, और फिर गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में डाइजेशन होता है, और फिर इसी माउथ से जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल निकाल दिए जाते हैं। दूसरी कोई कैविटी इसमें नहीं पाई जाती, इसीलिए इसको ब्लाइंड सैक प्लांट भी कहा जाता है। याद रखें, ब्लाइंड सैक प्लांट यानी एक ऐसी जगह जिसमें सिर्फ एक ओपनिंग हो, एक कैविटी हो, उसको ब्लाइंड सैक प्लांट कहते हैं। मगर ये प्लान एलिमेंट्री कैनाल के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, यानी जो आहार नाल है उसके हिसाब से। तो आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल इट फर्स्टली डेवलप्स इन प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो प्रिमिटिव एलिमेंट्री कैनाल विथ माउथ उस प्लेटीहेल्मिन्थीज में डेवलप होती है,
तो ब्लाइंड सैक प्लान वास्तव में प्लैटीहेल्मिन्थेस के लिए लिखा जाता है, लेकिन कहीं कहीं इस प्लान को यहाँ पर भी लिखते हैं। और जब इस प्लान को यहाँ पर लिखें तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें एक टर्म अगर जोड़ दिया जाए तो स्थिति क्लियर हो जाती है। इसको कह दिया जाए प्रिमिटिव टाइप ऑफ ब्लाइंड सैक प्लान दैट इज़ प्रेजेंट इन व्हाट सीलेंट्रेट्स। और जो डेवलप्ड ब्लाइंड सैक प्लान है वो प्लैटीहेल्मिन्थेस में प्रेजेंट होगा। एस्केल हेल्मिन्थेस से ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान हो जाएगा, क्योंकि एक एलिमेंट्री कैनाल होगी, उसके बाहर बॉडी वाल होगी, माउथ भी होगा, एनस भी होगी, की ओपनिंग भी होगी, तो उसको ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान कहा जाता है। तो प्रिमिटिव ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान इज प्रेजेंट इन द एस्केल हेल्मिन्थेस एंड डेवलप्ड ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान बिगिंस फ्रॉम एनलिड्स एंड प्रेजेंट इन ऑल अदर ग्रुप्स। यानी जो डेवलप्ड ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान है वो एनलिडा से शुरू होता है, उसके बाद जितने भी मेंबर्स हैं, एनलिड्स, आर्थ्रोपॉड्स, कॉर्डेट्स, इन सब में डेवलप्ड टाइप ऑफ ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान पाया जाता है। तो बिगिनिंग कहा जाए डेवलप्ड एमंग डेवलप्ड एनिमल्स अगर पूछा जाए देन दैट विल बी एनलिड्स, और अगर प्रिमिटिव पूछा जाए तो एस्केल हेल्मिन्थेस का नाम आएगा। ये ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, ब्लाइंड सैक प्लान, ये सब क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। आशा आप इसको समझ गए होंगे। तो ये बात आपसे बताई कि इसमें कैविटी है और उस कैविटी की एक ओपनिंग है, माउथ। ये इसके पूरे स्ट्रक्चरल डिटेल्स की बात हो जाती है। एंड देन कम्स द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। अब फिजियोलॉजी में लोकोमोशन की बात की जाए तो इसमें लोकोमोशन के लिए एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है एंड दैट स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड टेंटिकल्स। ये अपने टेंटिकल्स की मदद से मूवमेंट शो करता है। स्पर्शक पाए जाते हैं, हेड रीजन पर पाए जाएंगे। तो लोकोमोशन इज़ विद द हेल्प ऑफ व्हाट टेंटिकल्स। फिर बात आती है अबाउट द न्यूट्रिशन। अगेन इट इज़ होलोजोइक, ये एनिमल लाइक ही है। और इस होलोजोइक न्यूट्रिशन में कुछ विशेषताएं हैं इस ग्रुप की। फीडिंग, इंजेशन की जो क्रिया है, याद रखिए ये माउथ के थ्रू होगी, और फूड कैप्चरिंग में जो काम होगा वो टेंटिकल्स का होगा। तो इट इज़ थ्रू माउथ एंड द कैप्चरिंग ऑफ फूड, भोजन को पकड़ने का काम ये टेंटिकल्स करेंगे। भोजन को माउथ के जरिए ये गैस्ट्रोवेस्ट्रो कैविटी में ट्रांसफ़र कर देंगे। फूड यहाँ बड़ा विशेष है क्योंकि इनमें कंडीशन जो है फूड की वो कार्निवोरस है, यानी एनिमल ईटिंग ग्रुप है, इसीलिए इसके जो मेंबर्स हैं वो कार्निवोर्स कहलाते हैं। उनमें डाइजेस्टिंग एंजाइम जो हर्बीवोर्स में होते हैं वो नहीं पाए जाते, इसीलिए ये ग्रुप क्या कहलाता है, कार्निवोरस एनिमल्स का। फीडिंग माउथ के ज़रिए, फूड कैसा होगा, कार्निवोरस टाइप का होगा। देन कम द डाइजेशन। इसके बाद जब पाचन की बात आती है ये भी विशेष हो जाता है क्योंकि यहाँ पर मिक्स्ड कंडीशन है। पहले डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, क्योंकि ये किस में होता है, सीलेंटरान एक कैविटी में होता है, सेल के बाहर होता है। देन इंट्रा सेलुलर, उसके बाद ये अंतःकोशिकीय होगा, और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन में जो सेल भाग लेगी वो एंडोडर्मल सेल होती है। एंडोडर्मल, उसको न्यूट्रिटिव सेल कह दिया जाता है। इसको एंडोथीलियो मस्कुलर सेल का नाम भी दे देते हैं क्योंकि एंडोडर्म में पाई जाती है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन विल टेक प्लेस इन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, देन इंट्रा सेलुलर डाइजेशन टेक्स प्लेस इन व्हाट, एंडोडर्मल, यानी एंडोडर्मल लेयर में न्यूट्रिटिव सेल, ये डाइजेशन की क्रिया है। एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन, एजिमुलेशन, अतिरिक्त पोषक तत्वों का स्टोरेज होना, डिस्ट्रीब्यूशन होना, ये सेल टू सेल होता है। इट इज़ सेल टू सेल। एक कोशिका में न्यूट्रिएंट्स बन गए, नेक्स्ट कोशिका को ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होता चला जाता है, कोई अलग स्ट्रक्चर इसमें नहीं डेवलप हुआ। तो सेल टू सेल डिस्ट्रीब्यूशन ये इनमें पाया जाता है। देन ईजेशन, यानी अपचित पदार्थों को निकालना, जहाँ से भोजन गया है वहीं से निकालते हैं, यानी माउथ के जरिए इनटेक है और माउथ के जरिए इजेशन की क्रिया भी होती है। मुख के द्वारा ही अपचित पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। ये इसके न्यूट्रिशन की बात है। देन कम द रिस्पिरेशन, जैसा पोरीफेरा में वैसा इनमें भी, यानी डिफ्यूज़न के जरिए
थ्रू सेल्स। फ़र्क इस बात का, प्रोटोजोवन में एक सेल थी, यहाँ मैनी सेल है। कह सकते हैं प्रोटोजोवन में वन सेल रिस्पायर्स, इन पोरीफेरेंस एंड सिलेंट्रेट्स ईच सेल रिस्पायर्स, हर सेल के द्वारा रिस्पिरेशन होता है। ऐसे ही बात अगर की जाए अबाउट द एक्सक्रीशन, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर भी कंडीशन वही पोरीफेरा वाली है, अमोनोटैलिक कंडीशन, यानी मुख्य उत्सर्जी पदार्थ मेन एक्सक्रीटरी मटेरियल दैट इज़ व्हाट अमोनिया। एंड जैसे ईच सेल रिस्पायर्स, वैसे ही हम कहते हैं ईच सेल एक्सक्रीट। दिस कैरेक्टर इज एग्जैक्टली सिमिलर लाइक द पोरीफेरेंस। ये लक्षण पोरीफेरेंस के जैसा है। देन नर्वस रेगुलेशन की बात मैंने आज बताई थी कि पहली बार इनमें एपोलर नर्व सेल्स डेवलप होती हैं, ये एक अलग कैरेक्टर है। तो याद रखिएगा नर्वस कोऑर्डिनेशन अगर पूछा जाए, ये यहाँ शुरू हो रहा, और इसमें जो ज़्यादातर सेल हैं वो एपोलर न्यूरॉन्स हैं। तो न्यूरॉन्स का डेवलप होना ये एक मॉडिफाइड कैरेक्टर है जो कि पोरीफेरेंस में नहीं है। तो इनमें कोऑर्डिनेशन डेवलप हुआ बाय द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट नर्वस सेल। नो सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर इज़ देयर, सर्कुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं। अभी भी एनिमल बॉडी शॉर्टर है, छोटी है, तो सेल टू सेल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा। तो ये आपका सर्कुलेशन की बात हो गई। एंड देन कम्स द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की बात की जाए और इस रिप्रोडक्शन में दोनों तरह का रिप्रोडक्शन याद रखने का, इनमें भी एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात अगर देखी जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें भी बडिंग के द्वारा ही होता है। इट इज़ विद द हेल्प ऑफ व्हाट बडिंग। लेकिन यहाँ जो बड फॉर्मेशन है दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट एक्सोजिनस। ये सिर्फ एक्सोजिनस होता है, यानी बड बाहर की बनती है। जैसे पोरीफेरेंस में एंडोजिनस बडिंग भी थी, इनमें एंडोजिनस बडिंग नहीं ऑब्जर्व की गई। एक्सोजिनस बडिंग है, बॉडी के बाहर है। सेल वही टॉटिपोटेंट सेल दैट विल फॉर्म द बड, यहाँ इंटरस्टिशियल सेल्स बनाएंगी। पोरीफेरेंस में आर्कियोसाइट्स विल फॉर्म द बड। तो इनमें बडिंग की क्रिया है जो कि एक्सोजिनस है। यहाँ एक प्रोसेस और लिखी मिल सकती है, फिशन, फ्रैगमेंटेशन। कभी कभी एक्सीडेंटली शरीर के टुकड़े हो जाते हैं और वो टुकड़े नए पार्ट को डेवलप कर लेते हैं, तब उस क्रिया को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ इनमें रीजनरेशन एबिलिटी भी पाई जाती है, यानी पुनरुत्पादन की क्षमता। चूँकि इंटरस्टिशियल सेल्स आर देयर, दे कैन रीजनरेट देयर लॉस्ट पार्ट। अगर पूरे एनिमल किंगडम की बात की जाए तो मैक्सिमम रीजनरेशन एबिलिटी ये प्लानेरिया में है और सेकंड ये हाइड्रा में है जो कि सिलेंट्रेटा का मेंबर है। तो सेकंड एबिलिटी इट इज़ प्रेजेंट इन व्हाट हाइड्रा, ये हाइड्रा में पाई जाती है। तो प्लानेरिया में मैक्सिमम है, हाइड्रा में सेकंड है। तो रीजनरेशन एबिलिटी भी सिलेंट्रेट्स में बखूबी काफ़ी विकसित होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नॉर्मल टाइप का है, यानी गैमीट फॉर्मेशन होगा। लेकिन याद रखिए पोरीफेरेंस में गोनेड नहीं थे, यहाँ परमानेंट गोनेड्स नहीं होते, इनमें टेम्पररी गोनेड्स होते। ब्रीडिंग सीज़न जब इनका आता है, प्रजनन काल जब आता है, तो अस्थायी रूप से गोनेड्स का फॉर्मेशन होता है और फिर इन गोनेड्स की सेल्स में ही गैमीटोजेनेसिस होगी और गैमीटोजेनेसिस से स्पर्म मेल गैमीट, ओवा फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। देन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो फर्टिलाइजेशन में दोनों स्थिति याद रखने की है कि इनमें कुछ में फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और कुछ में एक्सटर्नल। मैंने बहुत शुरू में आपसे डिस्कशन बताया था इफ़ द क्वेश्चन इज़ कंसर्न्ड विद द फाइलम, अगर कोई प्रश्न पूरे फाइलम को लेकर के पूछा जाता है, सपोज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कैरेक्टर ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा,
और उसमें लिखा हुआ है इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और थर्ड में लिखा हुआ है बोथ, देन द राइट ऑप्शन विल बी बोथ। लेकिन अगर इंडिविजुअल एनिमल का क्वेश्चन आता है तो उसमें या तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा या तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जनरल कैरेक्टर को लेकर के पूछा जा रहा है, पूरे ग्रुप को लेकर के पूछा जा रहा है, या एक इंडिविजुअल को लेकर के पूछा जा रहा है। ऐसे प्रश्न खूब आते हैं मल्टीपल चॉइस के। तो फर्टिलाइजेशन विल बी व्हाट, आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल। ये फर्टिलाइजेशन की बात है। एंड देन कम्स द नेक्स्ट एंड द लास्ट कैरेक्टर, डेवलपमेंट। यहाँ पर जो जाइगोट बनने के बाद क्लीवेज होगा वो यहाँ फिर भी अभी कैसा ही होगा, होलोब्लास्टिक होगा, यानी पूरी तरीके से कोशिकाएं बटेंगी, कंप्लीट डिवीजन ऑफ जाइगोट विल टेक प्लेस, तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट थ्रू अ लार्वा, एक लार्वा के जैसे इनका डेवलपमेंट होता है, एंड दैट लार्वा इज़ कॉल्ड प्लैनुला लार्वा। यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर फाइलम का लार्वा पूछा जाए तो इट विल बी प्लैनुला लार्वा। अदर एग्जाम्पल में इस ग्रुप के कई लार्वल फॉर्म्स हैं, जैसे इसमें स्काइफिस्टोमा लार्वा भी बनता है कुछ सदस्यों में, हाइड्रूला लार्वा भी बनता है। तो इस तरह का नाम अगर मिलता है तो ये फाइलम का लार्वा नहीं है, ये इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स हैं। इनके डिटेल्स आगे के अलग से वीडियोस में, जैसा मैंने कहा, हर फाइलम में तमाम एग्जाम्पल्स हैं। ये हायर लेवल के एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो वो डिटेल्स मैं अलग से आपसे डिस्कस करूँगा एनिमल्स के, तब उनमें वो सारी बातें क्लियर करेंगे। लेकिन याद रखने की चीज़, यहाँ जनरल कैरेक्टर्स पर जो क्वेश्चंस हो सकते हैं उसके हिसाब से याद रखेंगे। प्लैनुला इज़ द लार्वा ऑफ द फाइलम एंड दीज लार्वल फॉर्म्स आर अदर एग्जाम्पल्स, ये दूसरे जीवों के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये डेवलपमेंट की बात है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसमें होता है, कुछ में डायरेक्ट भी होता है, यानी हम कह सकते हैं सम एनिमल्स शोज़ डायरेक्ट डेवलपमेंट। जब हम डायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करें, इसका मतलब उसमें लार्वल फॉर्म डेवलप नहीं होते हैं। जैसे हाइड्रा का डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, क्योंकि उसमें कोई लार्वा डेवलप नहीं होता। तो ये ख़ास बात हो गई। इन सब के अलावा यहाँ याद रखिएगा एक टर्म है मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस को कहा जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन डिप्लॉयड पॉलिप एंड डिप्लॉयड मेडिसॉइड फॉर्म। यानी ये पीढ़ी एकांतरण आप प्लांट में पढ़ते हैं, गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आप देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में जो होता है, हायर एनिमल्स में, हायर प्लांट्स में टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो वहाँ जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है उसको हम सिंपली अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, क्योंकि उसमें एक जो पीढ़ी होती है, एक जनरेशन जो होती है, गैमीटोफाइट या स्पोरोफाइट, एक हैप्लॉइड होगी दूसरी डिप्लॉयड होगी, तब उसके लिए टर्म आता है व्हाट, अल्टरनेशन ऑफ, सिंपल अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ एक टर्म अलग से दिया मेटाजेनेसिस का, क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसके के बीच में, डिप्लॉयड टू डिप्लॉयड है, यानी इनमें दो लाइफ फॉर्म्स पाए जाते हैं, एक पॉलिप और दूसरा मेडुसा। यहाँ दोनों के दोनों फॉर्म्स कैसे होते हैं, बोथ आर डिप्लॉयड फॉर्म्स, इसलिए यहाँ पर एक स्पेसिफिक टर्म दिया गया है मेटाजेनेसिस। इसे ज़रूर याद रखिए, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, बहुत पूछा जाता है। एक कैरेक्टर अलग से यहाँ मैं लिख रहा हूँ, मीजेंट्रीज। ये मीजेंट्रीज हायर एनिमल्स में एलिमेंट्री कैनाल के साथ पाई जाती, लेकिन ये मीजेंट्रीज सीलेंट्रेट्स में इन्हीं डिप्लोब्लास्टिक बॉडी वॉल की बनी हुई, ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के भीतर पाई जाती। तो मीजेंट्रीज प्रेजेंट
इन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ जीवी कैविटी, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। इसके भीतर जो कुछ बॉडी वॉल की बनी यानी डिप्लोब्लास्टिक जो लेयर है उसकी बनी हुई पट्टियाँ पाई जाती हैं, उनको हम कहते हैं मीजेंट्रीज। ये इंटरनली गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी को पार्टीशनड कर देती, डिवाइड कर देती। और ये मीजेंट्रीज कुछ स्पेसिफिक ग्रुप में पाई जाती हैं। दे आर नॉट प्रेजेंट इन ऑल द ग्रुप, ये सारे क्लासेस में नहीं मिलती हैं। ये एक स्ट्रक्चरल डिटेल है, क्लासिफिकेशन में अभी स्पष्ट हो जाएगा। ये जनरल कैरेक्टर्स की बात हो गई। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैरेक्टर्स नाउ क्लासीफाई द ग्रुप। अब आइए इसका क्लासिफिकेशन भी देख लें, इनके एग्जांपल्स भी देख लें। तो क्लासिफिकेशन में फाइलम सीलेंटरेटा, क्लासिफाइड इन 3 क्लासेस। आधार इसका भी मुख्य दिया गया है। आगे के फाइलम में बेसिस में कई कैरेक्टर्स इंक्लूड होते हैं, लेकिन यहाँ पर लाइफ फॉर्म यानी जो पॉलिप और मेडुसाइड फॉर्म है, अभी इसकी बात आपसे हो चुकी है, अब ये होती है। इनके आधार पर इसको 3 क्लासेस में बांटा गया है। मुख्य जो लक्षण है, जैसे पहला ग्रुप कहलाता है हाइड्रोजोआ, दूसरा कहलाता है स्काइफोजोआ और तीसरा कहलाता है एंथोजोआ। तो हाइड्रोजोआ में दोनों के दोनों रूप होने चाहिए, बोथ पॉलिप एंड मेडुसा, दोनों फॉर्म। स्काइफोजोआ में एक फॉर्म डोमिनेंट होगा, यहाँ मेडुसा डोमिनेंट है। तो पॉलिप फॉर्म या तो बनेगा अर्ली स्टेज में, बाद में ख़त्म हो जाएगा। एंथोजोआ में उल्टा होगा, यहाँ पॉलिप डोमिनेंट होगा और मेडुसाइड फॉर्म रिड्यूस्ड होगा। अब इसको याद करने बहुत आसान सा है, वैसे तो आप 2 बार लिखेंगे याद हो जाएगा, लेकिन उलट ना जाए। तो एंथोजोआ में एपी कोडिंग होती है, जैसे आंध्र प्रदेश, तो एंथोजोआ से पॉलिप, और जब एंथोजोआ से पॉलिप हो गया तो स्काइफोजोआ से मेडुसाइड हो ही जाएगा। एसएम कभी कभी सीधे से प्रश्न आते हैं इसमें, इसलिए आपको हमने बता दी कोडिंग। अब हाइड्रोजोआ में 2 ऑर्डर्स बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, उनकी चर्चा कर रहा हूँ। एक तो हाइड्रॉइडा है, जिसमें एग्जाम्पल है हाइड्रा का, इसमें एग्जाम्पल है ओबेलिया का। ओबेलिया को सी फर कहा जाता है और ओबेलिया को ही ट्रू रिप्रेजेंटेटिव कहा गया है। दिस ग्रुप का, इस समूह का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि ओबेलिया में ही मेटाजेनेसिस पाई जाती है, यानी पॉलिप मेडुसा दोनों डेवलप होंगे। हाइड्रा में सिर्फ एक रूप होता है, वो एक्सेप्शनल है, लेकिन इसमें दोनों फॉर्म्स पाए जाते हैं, दोनों का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी होता है, इसीलिए इसको ट्रू रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। और एक आर्डर इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, साइफोनोफोरंस, यानी साइफोनोफोरा का एग्जाम्पल। तो साइफोनोफोरा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बेस्ट पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है। बेस्ट पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें एक एग्जाम्पल बहुत इम्पॉर्टेंट है, फाइसेलिया, जिसे पोर्तुगीज़ मैन ऑफ वॉर कहा जाता है। पुर्तगाली सिपाही के जैसे टोपी के जैसा दिखता है, तो नाम इसका पड़ गया पोर्तुगीज़ मैन ऑफ वॉर, एंड इट शोज बेस्ट पॉलीमॉर्फिज्म। तो साइफोनोफोरंस, दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर व्हाट, शोइंग बेस्ट पॉलीमॉर्फिज्म, ये इसकी खास बात है। स्काइफोजोआ में एग्जाम्पल है ऑरेलिया का, जिसको कॉमनली जेलीफिश कहा जाता है। एंथोजोआ सबसे बड़ा क्लास है, ये याद रखिएगा, लार्जेस्ट क्लास है। ख़ास बात इसमें कि कुछ मेंबर सब नहीं, सम शोज ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। ज़्यादातर में बताया 2 लेयर्स होती हैं, एक्टोएंडोडर्म, लेकिन इसमें मीजोडर्म भी पाई जाती है। तो द ग्रुप ऑफ एनिमल विच शोज
ग्रुप ऑफ सिलेंट्रेट विच शोज मीजोडर्मल लेयर विथ एक्टोएंडोडर्मल लेयर इज़, तो याद रखिएगा एंथोजोन। तो कुछ में ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन का पाया जाना, मीजेंट्रीज, इनमें मीजेंट्रीज पाई जाती हैं एंथोजोन्स में। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये स्केलेटन सिक्रीटिंग होते हैं। सिलेंट्रेट्स में भी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सिलिकेट्स, इसका सिक्रीशन होता है। और इनके सिक्रीशन करने वाले जो इनके मेंबर्स होते हैं उनको कोरल्स कहा जाता है। एंथोजोन कोरल्स का ग्रुप है। तो इसमें मीजेंट्रीज हैं, इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन पाई जाती है कुछ में, और इसके जो मेंबर्स हैं वो स्केलेटन सिक्रीटिंग हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिकेट्स, हार्ड मटेरियल्स विथ पिगमेंट्स, पिगमेंट्स के साथ उसका सिक्रीशन करते हैं। ये ग्रुप इसीलिए कोरल्स का ग्रुप है। वेरी बिग ग्रुप है, इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं। कोरल्स को आगे भी मीजेंट्रीज के नंबर के आधार पर भी क्लासिफाई किया गया। 6 मीजेंट्रीज हैं तो हेक्सा कोरालाइना कह दिया, 8 मीजेंट्रीज हैं तो ऑक्टा कोरालाइना कह दिया। काफ़ी डिटेल आगे का क्लासिफिकेशन है। एग्जाम्पल्स इसके कुछ खास आपको बता दे रहा हूँ। जैसे इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसके डिटेल पढ़े गए हैं, मेट्रीडियम, जिसको सी एनीमोन कहा जाता है। बाकी पेन्नाटूला, इसे सी पेन कहा जाता है। सी फैन गार्गोनिया का नाम संभवता है। एल्सायोनियम एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको डेड मैंस फिंगर का नाम देते हैं। क्योंकि 2 हो गया इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया। एक डेड मैन फिंगर्स स्पंज था कैलाइना, और ये डेड मैन फिंगर्स सिलेंट्रेट्स का है जिसको एल्सायोनियम कहते हैं। बाकी इसमें कोरल्स हैं, बहुत सारे कोरल्स हैं। इसमें बेस्ट कोरल याद रख लीजिए, एंड दिस इज़ व्हाट बेस्ट कोरल इज़ कोराइलियम रूब्रम। ये पूछा जाता है। ये रेड कोरल है जिसको मूंगा कहा जाता है, इट इज़ रेड कोरल, कोराइलियम रूब्रम। बाकी ब्लू कोरल है, मशरूम कोरल है, स्टोन कोरल है। ये एग्जांपल्स आप थोड़ा सा भी किसी भी बुक को आप उठाएंगे, डिस्कस करेंगे, आपको आसानी से उसके एग्जांपल्स मिल जाएंगे। इट इज़ ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन। ये पूरी बात हो जाती है, कंप्लीट पिक्चर ऑफ सिलेंट्रेट्स की बात हो जाती है। अब बेसिक प्लान की बात अगर की जाए, बेसिक प्लान की बात की जाए, जैसा मैंने आप बताया, तो थोड़ा सा हाइड्रा की मॉर्फोलॉजी अगर आपको मैं 2 मिनट में दिखा दूं छोटी सी, तो हाइड्रा में मॉर्फोलॉजिकली ये तो माउथ हो गया, ये टेंटिकल्स हैं, दीज आर टेंटिकल्स, जिससे फिक्स्ड है ये कहलाती है पीडल डिस्क। बीच का जो भाग होता है ये कहलाता है ट्रंक का पार्ट। ऊपर का जो भाग है माउथ के नीचे का उसको कह देते हैं हाइपोस्टोम। तो यहाँ माउथ है, ये टेंटिकल्स हैं, और ये ट्रंक का पार्ट है, पीडल डिस्क है। हाइड्रा में टेम्पररी गोनट्स बनते हैं, और ये हाइपोस्टोम की तरफ जो बनते हैं वो टेस्टिस के होते हैं, और जो पीडल डिस्क की तरफ बनते हैं ये ओवरी के होते हैं। तो ये टेस्टिस है और ये ओवरी है। इंटरनल डिटेल्स भी अगर आप 2 मिनट में देखें तो आप इसकी बॉडी को जब आप कट करेंगे तो ये मीजोग्लिया की लेयर मिलेगी। दिस इज़ द मीजोग्लिया लेयर, और इस मीजोग्लिया लेयर के दोनों तरफ ये एक्टोडर्म हो गई, और भीतर की तरफ ये एंडोडर्म हो गई। दिस इज़ एंडोडर्म, आउटर सरफेस पर एक्टोडर्म, ये टेंटिकल्स हैं, ये हाइपोस्टोम की बात है। यहाँ पर भी लेयर्स पतली हैं बट दे आर प्रेजेंट। ये माउथ दिख रहा, दिस इज़ द माउथ, इट इज़ द सीलेंट्रान, ये सीलेंट्रान है, बीच में ये मीजोग्लिया है, ये एक्टोडर्म है, ये गैस्ट्रोडर्म या एंडोडर्म है। अब इसमें ही सेल्स आपको बताई थी कि एपिथेलियल सेल्स हैं, एपिथेलियोमस्कुलर सेल, इंटरस्टिशियल सेल, नर्व सेल, सेंसरी सेल, निडोब्लास्ट सेल, इन्हीं परतों में पाई जाएगी। निडोब्लास्ट एक्टोडर्म में पाई जाती है, एंडोडर्म में नहीं पाई जाती।
ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। फूड का इंटेक यहाँ से करेगा, यहाँ डाइजेशन होगा, यहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा, एंजाइम सिक्रीट होंगे, डाइजेस्ट होने के बाद फिर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन इन सेल्स में होगा, सेल टू सेल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक सेल से दूसरे सेल को डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, अनडाइजेस्टेड मटेरियल यही माउथ से निकाल दिए जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं जो जनरल कैरेक्टर्स आपसे डिस्कस किए उसी के हिसाब से इसको आप समझ सकते हैं। लिमिटेशन है इसलिए अभी यहीं पर इसे समाप्त कर रहा हूँ। बहुत डिटेल की बात जब आएगी अलग से एक वीडियो आपको बनाएंगे इनके टाइप डिटेल्स के, तब सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएंगी। आज के लिए इतनी बातें पर्याप्त हो गई हैं। ग्रुप के बारे में सूचनाएं जितनी मैंने दे दी हैं कंप्लीट है। ढेर सारे क्वेश्चन आप इसके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली चर्चा जो होगी वो अगले फाइलम की होगी, दैट इज़ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। धन्यवाद।